देखो टिल लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। रिजर्व कैपिटल क्या है? दैट कैपिटल या दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता, इसको बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट में हम लोग शो करता है। वेयर एज कैपिटल रिजर्व क्या है? एनी कैपिटल प्रॉफिट या फिर which is in the nature of या any profit which is in the nature of capital is termed as capital reserve. Capital reserve is used to set off capital losses. Basically capital reserve हमारे कैपिटल प्रॉफिट से बनता है और कैपिटल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो बिजनेस में कभी कभी होता है उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं। क्लियर है? हमने बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज देखा था। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्लियर है? देन एक होता है जितना इशू किया उतना ही सब्सक्रिप्शन आया है, जितना इशू किया उससे कम सब्सक्रिप्शन आया है अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने देखा जितना एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग रिफंड कर देता है। क्लियर है? प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं सिर्फ शेयर्स है, इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी होगा वो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे क्या करता है अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेंट मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन अमाउंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री होता है ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे कौन सा वैल्यू जाएगा? फेस वैल्यू, एप्लीकेशन का फेस वैल्यू। इफ प्रीमियम है तो वो कहां चला जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जो रिफंड करना है वो क्या हो जाएगा? टू बैंक। क्लियर है? इससे ज्यादा तो अभी तक हमने कुछ सीखा ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट होता है अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू में क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इसमें वैल्यू कैसे आता है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, इनटू अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, जिसमें क्या जाएगा? नंबर ऑफ शेयर होल्डर इनटू फेस वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। क्लियर है? ये हो गया अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। एंड देन अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिमिलरली कॉल ड्यू करते हैं हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इनटू कॉल मनी टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल मनी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड देन कॉल का रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल जो भी होगा। क्लियर है? यहां तक इतना बेसिक्स हमने पढ़ा था। यहां तक कोई डाउट? थ्योरेटिकल पार्ट में कोई डाउट है? एज पर सेबी मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 25% ऑफ इश्यू प्राइस, एंड एज पर कंपनीज एक्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। एज पर सेबी जितना इशू कर रहा है उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता इसके बारे में। क्लियर है ये चीज? एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहां कहां यूज कर सकता है? 5 जगह। सबसे पहले फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नंबर 2 राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एक्सपेंस कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये हो गया। नंबर 3 फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ध्यान रखना पार्टली पेड नहीं है, फुल्ली पेड है, पूरा का पूरा अमाउंट जिसने दे रखा है उसी को ही बोनस मिलेगा। ठीक है? नंबर 4 फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स।
Number 5, for buyback of its own shares or securities. क्लियर है? ये 5 पॉइंट के लिए हम लोग एसपीआर यूज कर सकते हैं। अब देखो बात करेगा, हमने बेसिक प्रोसेस तो सीख लिया, बेसिक प्रोसेस हम सीख चुके हैं कि शेयर्स इश्यू कैसे करना है। शेयर्स कैन बी इश्यूड टू द फॉर कैश, कैन शेयर्स आल्सो बी इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? यस, बार्टर सिस्टम, एसेट खरीदा उसके बदले में शेयर्स दे दिया, ऐसा अपन कर सकता है। क्लियर है? एक होता है शेयर्स हम लोग पब्लिक को देता है, और किसको दे सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट, रिलेटिव्स, एनआरआईज, नोन लोगों को, उनको डायरेक्टली हम लोग दे सकता है, जिसको हम लोग बोलता है इश्यू ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। जब आप पब्लिक को ऑफर करते हो तब आपको एक पर्सन चाहिए जो एज ए गारंटर गारंटी लेता है कि हम आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन लाके देगा। उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर राइटर। अंडर राइटर अपनी सर्विसेज के लिए जो चार्ज करता है उसको क्या बोलेगा? अंडर राइटिंग कमीशन। क्लियर है ये सारा? अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है कंसेप्ट में। आपने देखा कि नॉर्मली कंपनी पैसा मंगवाता है और शेयर होल्डर दे देता है, राइट? अब कभी कभी क्या होता है जैसे आपका कॉलेज फीस या स्कूल फीस है, आपसे स्कूल फीस बोलता है एडमिशन फीस पेमेंट करो और एडमिशन करवा लो। बट आप लोगों में से कुछ लोग क्या करता है, कुछ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कौन हर क्वार्टर में जाके स्कूल में फीस डिपॉजिट करवाएगा या बैंक में डिपॉजिट करवाएगा? एक काम करता है, आज ही हम सारा पैसा दे देता है। ऐसा कर सकता है ना? तो यदि कंपनी को आज ही फ्यूचर का पैसा दे देगा तो बताओ ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के लिए ये जो पैसा आज ही मिल गया, जो फ्यूचर में मिलना चाहिए, इट्स अ लाइबिलिटी। इट्स अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट। एसेट्स डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। तो जब भी कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले ही पे कर दे तो उसको हम लोग बोलता है कॉल्स इन एडवांस। पे कर दे तो कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? When a shareholder makes payment for its shares before the due date, then such amount is known as calls in advance। क्लियर है ये चीज? अब ये तो कुछ वो मालदार लोग हैं जो हम लोग को पहले ही पैसा दे रहे हैं, मांगा नहीं उससे पहले, भैया ले लो, देना तो है ही ना, ले लो आके नक्की करो, राइट? तो ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। लेकिन कुछ लोग इसके रिवर्स होते हैं, इनवर्स होते हैं, देते ही नहीं है, मांगते रहो बट दे ही नहीं रहे। तो हमने मांगा, कंपनी ने पैसा मांगा शेयर होल्डर से, बट उसने दिया नहीं शेयर होल्डर ने, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलता है कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? कॉल्स इन एरियर। आई होप क्लियर है। करेगा करेगा, अभी सब बात करेगा, ऐसे कैसे माफ कर देगा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या होता है? when a shareholder fails to make payment
for called up money such amount is known as calls in arrear. Such amount is known as calls in arrear. क्लियर है ये चीज? तो बताओ, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट होता है या लाइबिलिटी? कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी फॉर कंपनी। तो कॉल्स इन एरियर क्या है? पैसा मिलेगा, किसी ने आज एरियर किया है, उम्मीद तो है वो फ्यूचर में देगा। तो कॉल्स इन एरियर इज अ asset for the company. जब आपको ये पैसा मिलता है तो बताओ, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? मिलेगा तो हम लोग क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट होगा। तो व्हेन रिसीव्ड कॉल्स इन एडवांस इज क्रेडिटेड। But when adjusted, it is again debited. But when adjusted, it is again debited. कौन कौन है जिसको नहीं समझ में आया, नहीं पल्ला पड़ा? देखो, सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है? मिस्टर एक्स से मुझे ट्यूशन फीस लेना है क्वार्टरली बेसिस पे। मैं तो रिमाइंडर क्वार्टरली बेसिस पे देता हूं। तो मैंने सपोज फर्स्ट क्वार्टर में उसको बोला पैसा दो, तो मैंने एंट्री किया होगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन इनकम या ट्यूशन फीस, सपोज 5000। फर्स्ट क्वार्टर फी ड्यू। अब वो क्या कर रहा है, मेरे को फर्स्ट क्वार्टर का फीस तो दे रहा है, प्लस आगे का सारा पैसा अभी दे रहा है। मतलब बार बार आप मांगते रहे ना हमसे, तो आज ही ले लो। तो मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा? 20,000 पर क्वार्टर। यदि 5,000 है और वो फ्यूचर का तीनों क्वार्टर का पैसा आज ही मेरे को दे रहा है, तो मेरे बैंक में पैसा कितना आएगा? जिसमें से 5,000 तो हम उसको डेटर बनाए रखे थे, तो वो तो वहां से सेटल्ड हो गया। लेकिन बाकी 50,000, तो 15,000 मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी मैं कहां डाल दूंगा? क्लियर है क्या? हाँ, वहां पे वो होगा, लेकिन मेरे को समझाना कॉल्स इन एडवांस है। बाकी तुम सही हो। बीइंग फर्स्ट क्वार्टर प्लस रिमेनिंग फी रिसीव्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, क्या इससे हम लोग सेकंड क्वार्टर का फीस ड्यू करेंगे क्या?
सेकंड क्वार्टर का फीस ड्यू करोगे क्या? यस करेंगे, बिकॉज ये सब सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है। जिस दिन ड्यू डेट आएगा उस दिन रिमाइंडर तो जाएगा ही जाएगा। इफ पेड देन इग्नोर, उसमें बाद में लाइन लिखा हुआ होता है ना, इफ पेड देन इग्नोर, इट इज जस्ट लाइक ए ब्रॉडकास्ट लिस्ट। जब तुम एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक मैसेज डालते हो तो सबके पास जाता है ना, फिर तुम लोग लिख देता है यदि इसको पहले से कोई दे रखा है तो प्लीज इसको इग्नोर कर देना। सिमिलरली, हेलो, समझ में आया? तो यानी कोई बंदा आपको एडवांस में दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि ड्यू एंट्री में उसका नाम नहीं आएगा। हम लोग ड्यू तो फिर भी करेगा, बिकॉज इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग। तो सॉफ्टवेयर जब एक जन को मेल भेजेगा वो सबको भेजेगा, यानी अकाउंटिंग सबके लिए होगा। अब मैं फिर से ड्यू एंट्री करूंगा तो बताओ क्या होगा? मिस्टर एक्स डेबिट टू ट्यूशन फी, कितने अमाउंट से? सेकेंड क्वार्टर का तो 5000 ही होगा, बीइंग सेकेंड क्वार्टर फी ड्यू। अब एक बात बताओ, आपने अपने बुक्स में मिस्टर एक्स को डेटर तो बना लिया 5000 से, क्या ये बंदा पैसा देगा क्या? ये क्या बोलेगा, भैया ऑलरेडी आपको दिया हुआ है वहां से एडजस्ट कर लो। तो मैंने जो ये डेटर बनाया है इसको वापस बंद करना पड़ेगा। रिसीव एंट्री में क्या करूंगा, इसको क्रेडिट करूंगा टू मिस्टर एक्स 5000। यदि ये देता तो मैं बैंक से डेबिट कर लेता, लेकिन इसका पैसा तो पहले से ही आ रखा है जो मैं लाइबिलिटी मान रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये 5000 का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा ना मेरा, तो उस लाइबिलिटी अकाउंट को अपन क्या करेगा, बंद करेगा। अब लाइबिलिटी कितना रह गया, 10,000। 15,000 कॉल्स इन एडवांस में लाइबिलिटी था, 5,000 तो एडजस्ट हो गया और 10,000 रह गया। अब नेक्स्ट क्वार्टर फिर से फीस मंगवाऊंगा तो नेक्स्ट क्वार्टर में 5,000 और एडजस्ट हो जाएगा, फिर ऐसे करके खत्म हो जाएगा। वही चीज हमने लिखा कि व्हेन रिसीव्ड, जब मिलता है तब कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम लोग एडजस्ट करता है तो क्या करता है इसको, क्लियर है? एकदम क्लियर है? मिटा दूं ये? क्या कॉल्स इन एरिया का क्या होगा? when arrear is done, when arrear is done, calls in arrear account क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट, क्योंकि ये एसेट है, is debited, but when received or closed, received or closed, it is again credited। आया समझ में? यानी देखो एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपसे पैसा मंगवाया, मैंने आपसे पैसा मंगवाया, बट ऑन द रिसीविंग डेट मुझे पैसा नहीं मिला, आप लोगों ने नहीं दिया, एरियर कर दिया, तो मैं अपने बुक से डेटर तो हटा दूंगा क्योंकि रिसीव डेट में एंट्री रिवर्स करना होता है, तो डेटर का अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन मैं एक नया अकाउंट ओपन करूंगा, पैसा आता तो मैं क्या एंट्री करता, बैंक टू एक्स, बट पैसा आया क्या, तो मैं एक उम्मीद का अकाउंट ओपन करूंगा कि हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, उसको अपन बोलता है एरियर अकाउंट डेबिट। समझ में आया? अब नेक्स्ट अगेन सेकेंड क्वार्टर का जब मैं फीस ड्यू करूंगा, मिस्टर एक्स
अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी 5000। अब ये मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, मेरे को सेकेंड क्वार्टर के साथ फर्स्ट क्वार्टर का फी भी दे रहा है, सेकेंड क्वार्टर के साथ फर्स्ट क्वार्टर का भी फी दे रहा है, तो टोटल कितना दे रहा है 10,000। लेकिन आपके बुक्स में डेटर कितने से बना रखा है मिस्टर एक्स को 5,000। तो जो आपने एक उम्मीद का अकाउंट खोला था वो अब क्लोज हो जाएगा क्योंकि आपको पैसा मिल गया एरियर का। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 5,000। समझ में आया, क्लियर है ये कि जब एरियर होता है तो डेबिट, और जब रिसीव हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देगा। क्लियर है, एक बात बताओ, कोई बंदा कंपनी को एडवांस में ही पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दिया, अब वो पैसा तो बाद में एडजस्ट होगा, इसका मतलब कंपनी तो वो पैसा यूज कर रहा है, एडवांस में दिया तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अब कंपनी को वो पैसा नहीं देता तो वो कंपनी बैंक से पैसा लेती तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता ना, तो यहाँ पे शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लॉ में प्रोविजन है कि कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट एडवांसेस फ्रॉम शेयर होल्डर्स, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर। इफ लिया है तो कंपनी क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, राइट। तो कॉल्स इन एडवांस में कंपनी इंटरेस्ट देगा किसको, शेयर होल्डर को। लेकिन एक बात बताओ, कॉल्स इन एरियर में क्या होगा, शेयर होल्डर ने गलती किया, टाइम पे पैसा नहीं दिया, अब जब वो बाद में पैसा देगा तो सिर्फ उससे उतना ही लोगे क्या, पेनल्टी लेगा ना, दैट इज इंटरेस्ट लेगा। तो हाँ दे सकता है, बाद में नहीं दिया तो शेयर फॉरफिट कर लेगा हम लोग उसका, फिर फॉरफिचर का कहानी आएगा तुम्हारा। जैसे कि कोई बच्चा है जिसने मेरे को हाफ फीस दिया, अब हम मंगवा रहे हैं नहीं दे रहा, तो मैंने उसका फीस कॉल्स इन एरियर में डाल के छोड़ा है कि वो दे नहीं रहा, मैंने मंगवाया 2 बार 3 बार मंगवाया नहीं दिया, अब मैं क्या करूंगा, कल से मत आना मेरी क्लास में। तो जो पैसा दिया हुआ है वो तो मेरे पॉकेट में, अब मेरे को पढ़ाना भी नहीं पड़ रहा उसको, कंपनी का दोनों तरफ से फायदा, सीट भी खाली और पैसा भी आ गया। सिमिलरली जब शेयर्स फॉरफिट करते हैं, शेयर्स भी घर पे और पैसा भी घर पे, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर में क्या होगा, कौन किसको इंटरेस्ट देगा, शेयर होल्डर कंपनी को इंटरेस्ट देगा। क्लियर है, इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट इज गिवन बाय कंपनी टू द शेयर होल्डर। ठीक है, लिखना in case of calls in advance, interest is paid by the company to the shareholders, whereas calls in arrear में क्या होता है, calls in arrear company receives interest from shareholders, company receives interest from shareholders। क्लियर है यहाँ पे, तो इसका मतलब कंपनी इंटरेस्ट पे कर रहा है, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी दे रहा है ना इंटरेस्ट।
हाँ, तो इंटरेस्ट तो खर्चा ही होगा ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी को भी दो, चाहे शेयर होल्डर को दो चाहे बैंक को दो, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस is an expense for the company। नहीं, टेबल एफ में रेट दिया हुआ है वही फॉलो करेगा हम लोग, बताएगा नहीं। 12 12 तो ठीक है, 6 to 12 वाला वैसा कुछ नहीं है। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी डिसाइड करेगा। सर पास में कुछ इसमें क्या होगा? यस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर is an calls in arrear is an income for the company। हम तो अकाउंटिंग कंपनी का कर रहे हैं, हमें पर्सनल अकाउंटिंग करना ही नहीं है। एक्सटर्नल आएगा तुम ऐसे बोलेगा तो काट देगा मार्क्स। इज एन इनकम फॉर द कंपनी। क्लियर है? तो एक बात बताओ, जर्नल फॉर इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, किसको देना है ये पैसा? शेयर होल्डर को, तो टू शेयर होल्डर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू शेयर होल्डर। क्लियर है? तो जब कंपनी पे करेगा तो एंट्री क्या होगा? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being interest paid तो इधर जर्नल फॉर इंटरेस्ट क्या होगा कॉल्स इन एरियर में? यहाँ तो इनकम है ना, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, जिससे लेना है उसको डेबिट कर दो। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, being interest due from shareholder। नहीं लिख रहा, जब मिल जाएगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट रिसीव्ड।
एकदम समझ में आ रहा है ना, क्रिस्टल क्लियर? कॉल्स इन एरियर का क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस का क्या होगा, यही चीज अपने को मेन क्वेश्चन में करना है। वहां पे ऐसे कंफ्यूज मत होना भैया यहाँ डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ। यहाँ तक ठीक है? आप लोगों ने इंटरेस्ट का एंट्री तो कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा? इंटरेस्ट अमाउंट तो इजी है, मेन है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट, कितना दिन का आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस कंपनी कितना डेज या कितना मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगा, वही तो मेन मुद्दा है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेगा तुम लोग, वो कैसे निकालेगा? कंपनी कितना ड्यूरेशन का इंटरेस्ट देगा ऑन कॉल्स इन एडवांस, कैसे निकालेगा? हाँ वही, कैसे ड्यूरेशन कैसे निकालूं मैं? यहाँ पे कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है, कैसे देगा? हाँ वो मंथ्स कैसे निकालेगा? देखो, सपोज सपोज आज तुम लोगों ने मुझे एडवांस में फीस दे दिया और तुम्हारा पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा 2 महीने बाद, तो हम एक अमाउंट तो 2 महीने बाद एडजस्ट करेगा ना। पैसा तो आज ही आ गया, तो तुमने 2 महीना पहले दे दिया ना मुझे, तो तुम लोग को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 2 महीने का। आया समझ में? यानी ड्यूरेशन कैसे निकालेगा? डेट ऑफ रिसिप्ट से लेके डेट ऑफ एडजस्टमेंट। आया समझ में? डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस आया, उस दिन से लेके कंपनी जब वो पैसा एडजस्ट कर रहा है, उस दिन का जितना ड्यूरेशन होगा, उतना डेज या मंथ्स का कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है? एरियर के केस में कैसे निकालोगे? और पहले दे दिया तो फॉरफीचर का नौबत ही नहीं आया तो? यस, एरियर डेट से, जिस दिन एरियर किया उस दिन से डेट ऑफ पेमेंट, जब तक वो पेमेंट करेगा उतना जितना ड्यूरेशन है, उतना ड्यूरेशन का कंपनी उससे इंटरेस्ट लेगा। सपोज तुम लोग को जनवरी में फीस देना था, बट तुम फीस दे रहा है अप्रैल में, तो जिस दिन देना था उस दिन तो दिया नहीं। अब जब दिया है, उसके बीच में जितना गैप है, उतना तुम लोग को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दिया ही नहीं तो फिर कहानी खत्म, कुछ भी नहीं होगा। कॉल्स इन एरियर जो उम्मीद का अकाउंट है उसको हम लोग ऐसे ही बंद कर देगा फॉरफीचर करके। समझ में आया? ये ड्यूरेशन समझ में आया क्या? ड्यूरेशन समझ आ गया, जर्नल समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि कौन इंटरेस्ट देगा, किसको मिलेगा। ठीक है, रेट, रेट सबसे बड़ा मुद्दा है, किस रेट से इंटरेस्ट देना है आपको। क्लियर है? ध्यान रखना, लाइफ का सिर्फ एकमात्र सिनेरियो है जहां पे गलती करने पे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एडवांस में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ एकमात्र है। नॉर्मली आप देखो, जब आप लोग बैंक से लोन लेता है तो बैंक आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन जब आप बैंक में पैसा डाल के रखते हैं तो बैंक कितना इंटरेस्ट देता है? बहुत कम देता है ना। मतलब देने के टाइम तो सब कंजूसी करता है और लेने के टाइम जितना ज्यादा मिल सके। बट लाइफ का एकमात्र एक्सेप्शन है जहां पे देने के टाइम में कंजूसी नहीं किया लॉ ने, लेने के टाइम कंजूसी किया है। बोलता है कंपनी देगा ज्यादा रेट से, बट कंपनी इंटरेस्ट लेगा कम रेट से। क्लियर है? तो इंटरेस्ट रेट पता होना पड़ेगा।
as per table F of the Companies Act 2013, maximum interest on calls in advance is 12% per annum. लेकिन मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना हो सकता है? 10% पर एनम। गलती करने से 10% से इंटरेस्ट देना है और एडवांस देने से इंटरेस्ट मिलेगा कितना रेट? 12%। बस लाइफ का यही एक सिनेरियो है जहां पे उल्टा चल रहा है कहानी। गलती करने से कम दो और एडवांस देने से ज्यादा मिलेगा। आई होप आप लोग को क्लियर है कि कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर का कहानी क्या होता है। आराम से सारा पॉइंट्स रीड आउट करो, गो थ्रू करो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो मेरे से, एल्स फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबको ये क्वेश्चन उतारेगा। B3 Limited issued 10,000 shares at ₹15 having face value ₹10. Application received for 15,000 shares. Amount was payable as follows. On 1st of April, application 4 रुपए का। 1st May को कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया। फिर 1st May को अलॉटमेंट ड्यू किया 4 + 5। देन 30th May को अलॉटमेंट रिसीव हो गया। 1st July को अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया एंड 30th of July को कॉल मनी रिसीव हो गया। लेकिन मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर है, होल्डिंग 1000 शेयर्स, failed to pay allotment money. He paid his arrear amount along with call money. Mr. B, holding 500 shares, paid entire money along with allotment. Journalize. पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं सीख रहा, नॉर्मल बेसिक जर्नल एंट्री सीख लेता है, उसके बाद इंटरेस्ट वाला पार्ट भी सीख लेगा हम लोग। क्लियर है? क्वेश्चन उतारना हो जाए तो बताना मेरे को, फिर अपन साथ में सॉल्व करेगा। ठीक है, देखो क्या हुआ। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी प्रोसेस क्या? एप्लीकेशन मनी होगा। ये अभी सीखेगा नहीं, फिर घर पे हलवा करेगा। 1 अप्रैल 22। अभी फोकस से सीख लो ताकि होमवर्क के क्वेश्चंस हो जाए, आज जाके फिर से ट्राई करने। अब कॉल्स इन एरिया वाले जो पार्ट है वो हो जाएगा आप लोगों से। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना होगा? 15,000 into 4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नरेशन प्रिसाइज एंड कंसाइज चलता है, मार्क्स नहीं जाएगा। Being application money received $60,000। नेक्स्ट क्या होगा? ट्रांसफर एंट्री कौन सा डेट में?
1 मई को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना लोग को हम लोग शेयर्स दे रहे हैं उनका पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में 10,000 इंटू 4, 40,000 तो कैपिटल, और जिन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया उसको क्या करेंगे? रिफंड। being share allotted, or you can say being application money transfer. यहां तक डाउट? यहां तक किसी का भी डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। नेक्स्ट क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू, वो कब है? 1 मई को ही है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा? 10,000 शेयर होल्डर इंटू 9, 4 रुपए फेस वैल्यू का और 5 रुपए प्रीमियम का। तो जो फेस वैल्यू का अमाउंट है वो किस में जाएगा? कैपिटल में। और जो प्रीमियम अमाउंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, being allotment money due चिन्मय। क्या चीज? अब क्या होगा? अलॉटमेंट रिसीव एंट्री होगा। कब रिसीव हो रहा है? 30th में। लेकिन अब इस रिसीव एंट्री में थोड़ा फोकस करना। बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल आपने 10,000 शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया, लेकिन इसमें से 1,000 शेयर होल्डर ऐसा है जो पैसा नहीं दे रहा। तो कितने लोग पैसा दे रहे हैं? 9,000 इंटू 9, इन लोग दे रहा है। एक शेयर होल्डर ऐसा है जो आगे का पैसा भी दे रहा है, फाइनल कॉल का भी। उसके पास कितने शेयर्स है? कितना रुपए आगे का? तो टोटल बैंक में इतना रुपए आएगा ना। 10,000 से ड्यू किया,
1000 ने दिया नहीं तो 9000 वाले दे रहे हैं, और 500 वाला क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट फाइनल कॉल का भी पैसा दे रहा है अभी अलॉटमेंट में, तो बैंक में आएगा वो। तो टोटल कितना पैसा आएगा बैंक में? 82,000। अब जिसने पैसा नहीं दिया वो तो एरियर हो गया, तो उसका पैसा कहां चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। $9,000 क्लियर है? टू शेयर अलॉटमेंट, जितना लोग को डेटर बनाया था उतना को वापस क्लोज कर देगा, और जिन्होंने एडवांस में दिया है उसका पैसा कहां जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। Being allotment money received except on 1000 shares and advance received on 500 shares। क्लियर है? एंट्री समझ में आया? नेक्स्ट एंट्री कब होगा? 1 जुलाई। क्या करेंगे? कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ कितने लोगों से पैसा मंगाओगे? जिन लोगों ने एरियर किया था क्या उनसे अभी मंगाओगे क्या? एंड जिन लोगों ने एडवांस दे रखा क्या उनसे भी मंगवाओगे? ड्यू एंट्री के टाइम सोचना ही नहीं है किसने एरियर किया किसने एडवांस दिया, मेल तो सबके पास जाएगा। तो यानी जितने कंपनी के शेयर होल्डर है उन सबसे ड्यू एंट्री पास होगा। तो मेरे कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं? और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 रुपए। Being first and final call due, समझ में आया? रिसीव एंट्री डेट क्या है? मुझे बैंक वाला फिगर कैलकुलेट करके दो। तुम लोग रुकना। बैंक में कितना पैसा आएगा ऑन द रिसीव डेट ऑफ कॉल मनी? बताओ मेरे को। तुम लोग मत बताना, तुम बता सकते हो। तुम लोग का निकल गया ना? थोड़ा लॉजिक्स लगाओ, दिमाग लगाओ, आएगा। बहुत इजी है।
नवजोत कितना आएगा? पहले जो 11,000 होगा। फिगर्स होता है ना, क्या कहते हैं? कितना आएगा? 9,000 तो आएगा नहीं, तो वो 20,000 माइनस 9,000 करके करेगा शायद। टोटल वैल्यू कितना आएगा बैंक में, मुझे ये बताओ। जब दिमाग लगाने का बारी आया तब तुम ऐसे कर दिया। अरे थोड़ा बिजनेस माइंड लगाओ बाबा। अरे सोचो तुम लोग, आप लोगों ने 10,000 शेयर होल्डर से 2 रुपए करके मंगवाया। इसमें से 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो पहले ही पैसा दे चुके। क्या आप वो देंगे? क्या नहीं देंगे? तो कौन देगा? 9,500 इंटू 2 इतना आएगा, प्लस एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। अब वो क्या कर रहा है? अलॉटमेंट का पैसा कॉल के साथ दे रहा है, तो उसका पैसा भी तो अभी आएगा ना मेरे पास में। तो उसके पास कितने थे? 1000, और अलॉटमेंट का कितना लेना था? 9। तो आ गया बैंक में कितना आएगा? इसको सॉल्व कर लो। बट करेक्ट वे यही है। हाँ, तो 28,000 आपके बैंक में आएगा। 28,000 आपका बैंक में आएगा। अब देखो, पुराना पैसा मिल गया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट बंद हो जाएगा, एंड कॉल्स इन एडवांस जो पहले खोला था वो भी तो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा अभी एडजस्ट हो गया। समझ में आया? देखो, जो कॉल्स इन एडवांस पहले मिला था वो अभी एडजस्ट हो जाएगा। जब मिला तब क्रेडिट किया, एडजस्ट कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया। कॉल्स इन एरियर पहले मिलना था, नहीं मिला तो डेबिट किया, अब मिल गया तो क्रेडिट कर दिया, और बाकी जितना ये डेबिट किया उतने से ये क्रेडिट कर दिया, और बैंक वाला वैल्यू आ गया। Being call money received along with arrear amount, being call money received along with arrear amount। समझ में आया कैसे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को ओपन करते हैं और कैसे क्लोज करते हैं? क्लियर है? अब आप लोग क्या करेगा, जो आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करना। अब आपसे वो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है? देन फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया सीखेगा। ऐसे सीखते सीखते कंपनी खत्म कर देगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बुक बनाना सीखेगा। बैलेंस शीट एकदम लास्ट में, जब तुमको तुम्हारा एकदम कमांड आ जाएगा शेयर्स का जर्नल एंट्री में ना, तब अपन बैलेंस शीट की बात करेंगे, ठीक है? That's all for today. Thank you.